हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज़ शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा, जिसमें हम टोटल 50 एमसीक्यू देखेंगे और एक अपना टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, किस अखबार अथवा पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो ऐसा कौन-सा अखबार या पत्रिका थी जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पायनियर, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो जो पहला आंग्ल-मराठा युद्ध हुआ था, वो किसके शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो जो उस्ताद मंसूर थे, वो थे जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जो हमारे द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे, वो थे माधवाचार्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, माधवाचार्य। दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो जो दीवान ए कोही विभाग की जो स्थापना की थी, वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की गई थी। लोहार वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? प्राचीन भारतीय इतिहास करके जो प्लेलिस्ट बनी है चैनल में, उसको विजिट करिए आप, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है या ऑप्शन लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो। तो जो लोहार वंश का जो संस्थापक निम्न में से कौन था? लोहार वंश का इसका जो हमारा सही आंसर हो जाए, वो हो जाएगा संग्राम राज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो ऐसा कौन-सा विद्वान था जिसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तारानाथ। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। बृहदेश्वर मंदिर का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो बृहदेश्वर मंदिर हमारा स्थित है, वो है तंजौर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? इंपॉर्टेंट है, कौन सा वेद कन्याओं की जो जन्म की निंदा करता है? तो जो हमारा अथर्ववेद है, कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, ठीक है? और इसी वेद को जादू टोना का वेद भी कहा जाता है, अथर्ववेद को। और शादी विवाह का उल्लेख भी अथर्ववेद में है। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है? तो जो वैदिक काल की बात कर रहा है, तो जो वैदिक काल में जो जीवन भर जो महिला अविवाहित रहती थी, यानी शादी नहीं करती थी, उस महिला को क्या कहा जाता था? तो उसको अमाजु कहा जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अमाजु कहा जाता था उस महिला को, जो वैदिक काल में जो जीवन भर अविवाहित रहती थी। अगला देखते हैं, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका जो विशिष्ट गुण है उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, ठीक है? इसका तो हमारा सही हो जाएगा बुध। बुध ऐसा ग्रह है जिसका विशिष्ट गुण देखा जाए तो उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना ही विशिष्ट गुण में आता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ठीक है? अष्टामोबोली ज्वालामुखी, यानी अष्टामोबोली जो ज्वालामुखी है, उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो आसवान बांध है, वो हमारे नील नदी पे स्थित है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नील नदी पे स्थित है आसवान बांध। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी देखना है कि जो कृष्णा की सहायक नदी है? तो देख लेते हैं इसको। तो मूसी भी कृष्णा की सहायक है, कोयना भी कृष्णा की सहायक है, और दूधगंगा भी कृष्णा की सहायक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, यानी मूसी, कोयना और जो दूधगंगा है, ये तीनों क्या है? कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एवं 3। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो जो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम के मानसून के कारण होती है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है, उसके साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, वो बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा 5, ठीक है? बांग्लादेश के साथ 5 जो भारतीय राज्य हैं, वो सीमा साझा करते हैं। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो जो भारत और चीन के मध्य जो मैकमोहन रेखा है ना, इसका निर्धारण किया गया था 1914 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ठीक है? 1914 में भारत और चीन के मध्य मैकमोहन जो रेखा का निर्धारण किया गया था। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जो शिमला और मनाली के जो क्षेत्र हैं, पूछा जा रहा है कि वो हिमालय के कौन से एरिया के अंदर आते हैं? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा लघु हिमालय के अंदर आते हैं, ठीक है? शिमला और मनाली के क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो सीमा सुरक्षा बल की जो स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1965 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1965। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? तो जो प्रायद्वीपीय भारत था, नीचे हिमयुग दिए गए हैं, बताना है कि किस युग में देखा है तो हिमानीकृत हुआ था प्रायद्वीपीय भारत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलिस्टोनिस युग। जो पॉलिस्टोनिस हिमयुग था, उसमें प्रायद्वीपीय भारत क्या हुआ था? हिमानीकृत हुआ था, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में
भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते, नहीं पाए गए हैं। यानी पूछा रहा है कि भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा गंगा डेल्टा। ठीक है, गंगा डेल्टा में भूतापीय जो क्षेत्र हैं, स्रोत हैं, वो नहीं पाए गए हैं। अगला देखते हैं, राजनीति की रफ्तीली राहें पुस्तक किसने लिखी थी? तो पूछा रहा है कि जो राजनीति की रफ्तीली राहें हैं पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति की रफ्तीली राहें लिखी हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसके दिशा में किया गया था? तो जो राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया था वो किया गया था पीसी महालनोबिस। ठीक है, और इनका जो मॉडल है द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी इन्हीं के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, महालनोबिस मॉडल के मॉडल पर आधारित। तो जो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति का गठन उसकी अध्यक्षता हुई थी की थी महालनोबिस ने। अगला देखते हैं, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो जो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत विषय सम्मिलित नहीं है वो है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या इसके विषय के अंदर सम्मिलित नहीं है। अगला देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो जो सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो हमारे प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उस टाइम पीरियड में की गई थी। ठीक है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो अगर आर्थिक दृष्टिकोण के नज़र से देखेंगे जो विनिर्माण और बिजली निर्माण हमारे आते हैं वो आते हैं द्वितीयक एरिया में। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में। और कृषि इसमें आता है, कई बार कुछ आता है तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और तीसरे में क्या आता है? तीसरे हमारे सेवाएं आती है। ठीक है, अगला देखते हैं, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा द्वारा जो गठित की गई थी सलाहकार समिति उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी सरदार सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सरदार पटेल क्या थे? भारत जो संविधान के जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो जो विधायक और सांसद जो शपथ लेते हैं ना तो वह किस अनुसूची में वर्णित है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरी अनुसूची। ठीक है, यानी अगर शपथ का या अगर यहाँ पे किसी का भी नाम आ जाए और शपथ की बात की जाए तो तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? यानी जो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं अपने पद के अनुसार क्रम बताना है उनका। ठीक है, तो वर्तमान की दृष्टि से बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा, अगर राष्ट्रपति देखें तो राष्ट्रपति हमारे 15वें राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति 14वें क्रम के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो जैसे उत्तराखंड को भी एक विशेष राज्य का जो दर्जा दिया है। ठीक है, तो ये किस आधार पर दिया जाता है, कौन सा फॉर्मूला है वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गार्डगिल फॉर्मूले के अनुसार दिया जाता है। ठीक है, यदि किसी भारत के किसी राज्य को अगर विशेष राज्य का दर्जा देना है तो उस पर गार्डगिल फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो जो भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना हुई थी वो हुई थी 1952 को, यानी 31 मई 1952। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना 31 मई 1952 को हुई थी। अगला देख लेते हैं, पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? तो पंचायती राज संबंधी कुछ समितियां दी गई हैं और उनके गठन का वर्ष दिया गया है, तो बताना है कि कौन सा गलत है। तो बलवंत राय मेहता, तो जो बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था वो 1957 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अशोक मेहता जो समिति का जो गठन हुआ था 1977 में हुआ था, बिल्कुल सही है। जीवी के राव, तो जो जीवी के राव जो समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1985, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो चौथा बच गया वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? पंचायती राज संबंधी जो ये ऑप्शन नंबर डी दिया है ये कथन गलत है। अगला देखते हैं, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है ये बताना है। तो टेबल टेनिस है। ठीक है, चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर बी। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो अगर 2022 की बात करें तो 2022-23 की बात करें तो हमारा जो स्वर्ण पदक कौन लाया है भाला फेंक में? कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो भारत ने ओलंपिक में जो पहली बार स्वर्ण पदक जीता था
वो जीता था हमारे 1900 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पहली बार 1900 में जीता था। अगला देखते हैं, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? यानी कोई जीवित शरीर है, उसमें अगर किसी की कोशिका की मृत्यु हो जाती है, ऊतक की जो मृत्यु हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा नेक्रोसिस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्रोसिस कहते हैं जब किसी शरीर के भीतर, यानी जीवित शरीर के भीतर किसी कोशिका या ऊतक की मृत्यु हुई हो। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशित ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो प्रकाशित ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रासायनिक ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो जो हमारे ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिक ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? यानी कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है, उसको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा शार्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? तो मानव मूत्र का असामान्य घटक जो हो गया वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अल्ब्यूमिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अल्ब्यूमिन मानव मूत्र का असामान्य घटक है। 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वाट लगाया जाता है, ठीक है। यानी 150 वोल्ट का वोल्ट लगाया जाता है। यानी कह रहा जा रहा है कि 1.5 जो ओम है उस पर, उसके परिपथ में 1.5 ओम के जो प्रतिरोध वाले एक परिपथ है उसमें 150 वाट लगाया जाता है। तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति बतानी है कितनी होगी करके। तो हमें प्रतिरोध का मान दिया है और परिपथ में जो वोल्ट है उसकी मात्रा दी है, ठीक है। तो ये निकालना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी 15,000 वाट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे विलियन भी कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको विलियन का भी कहा जाता है, ठीक है। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, ठीक है। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जब मिश्रण में दोनों, अगर मिश्रण क्या होता है, जब हमें अलग अलग चीज़ें मिलाते हैं, ठीक है। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? जिनके गुणधर्म एक जैसे होते हैं, जो आसानी से खुल जाते हैं। तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो जो तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की जो अवधि होती है वो होती है 24 घंटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पेंडुलम को जो अगर चंद्रमा पर ले जाएं तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा, उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है, चंद्रमा पर ले जाएंगे तो। पहला देख लेते हैं, एक्सरे किरण किस प्रकार की तरंग है, ये बताना है, ठीक है। तो जो एक्सरे तरंग है, किरण है, वो हमारी विद्युत चुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ठीक है, एक्सरे किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला देखते हैं, जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? एक वस्तु को कहा जा रहा है कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जा रहा है, तो ये बताना है कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगी, ठीक है। प्रतिबिंबों कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ना, दोनों दर्पणों आपस में। वर्णांधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो वर्णांधता जो रोग होता है उसको पूछा जा रहा है कि किसका प्रयोग करके उसे दूर किया जा सकता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो बताना है कि कौन सी ऐसी गैस है इसमें जो निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो जब हम दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें हरा रंग निकलता है ना उनसे। तो बताना है कि जो हरा रंग निकलता है उसका कारण क्या है हरा रंग दिखने का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बेरियम, ठीक है, उसमें बेरियम निकलता है वो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो 50 एमजी को देख लिया हमने, अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो लखनऊ समझौता हुआ था वो हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय, और 1916 की बात है, ठीक है, 1916 की। इसी के समय रोलेट एक्ट पारित हुआ था। रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, ठीक है, इसी के टाइम पीरियड की बात कर रहा है। और रोलेट एक्ट को ना अपील ना दलील का कानून कहा जाता है। जेम्स फोर्ड के टाइम पे हुआ था, और इसी टाइम पे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, ठीक है। इसके शासनकाल में शिक्षा संबंधी सेल्डर आयोग, यानी 1917 में क्या होता है, सेल्डर आयोग आता है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 से दिया है नीचे। और इसी के शासनकाल में देखा तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, यानी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किसके टाइम पे की थी? तो जेम्स फोर्ड के टाइम पे की थी, ठीक है। तो अगला देखते हैं, चोरी चोरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो चोरी चोरा कांड ये मैं ऑलरेडी बता चुका, जो आधुनिक भारतीय इतिहास की मैंने एक छोटी सी 8 मिनट की क्लिप अपलोड की है। तो उसमें आपको आधुनिक भारत से 1905 से लेकर 1950 तक की सारी घटनाएं इंपॉर्टेंट वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो जो
चोरी चोरा कांड हुआ था, उसके बाद क्या किया था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को। इसके समय देखा जाए तो भारत इलाहाबाद में सिविल सेवा की जो परीक्षा की शुरुआत की गई थी, तो जो भारत में जो इलाहाबाद में क्या है सिविल सेवा की परीक्षा की जो शुरुआत किसके टाइम पीरियड पे की गई थी, तो जेम्स फोर्ड के टाइम पे की गई थी 1922 में। साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था, तो मैं पहले बता चुका हूँ साइमन कमीशन कब बना था, तो साइमन कमीशन बना था 1927 में। आधुनिक भारत की छोटी सी क्लिप की बात कर रहा हूँ ना, उसमें ये सब बता चुका हूँ, ठीक है मैं। तो सॉरी, जो साइमन कमीशन था ना वो मुंबई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को, और ये 1927 में बना था, ठीक है। और साइमन कमीशन गो बैक के नारे क्यों लगाए गए थे वो सब बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड की बात कर रहा है जब साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा था, भारत यानी मुंबई पहुंचा था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, और इसके जो प्रभाव देखने को मिले थे गांधी इरविन समझौता के, वो मिले थे 1931 में, ठीक है। 1931 की बात करना तो एक हुआ था 23 मार्च 1931 की घटना हुई थी, जिसमें हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी, ठीक है। उसके बाद 23 मार्च के बाद 31 मार्च 1931 की घटना हुई थी, उसमें कराची अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और कराची अधिवेशन में जो महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे, और जो कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सांप्रदायिक पंचांग, तो जो सांप्रदायिक पंचांग था की घोषणा की गई थी 16 अगस्त 1932, ठीक है। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की गई थी 16 अगस्त 1932 को। प्रसिद्ध पूना समझौता हुआ था, तो जो प्रसिद्ध पूना समझौता हुआ था वो हुआ था 1932 यानी 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। और ये बता चुका हूँ किस किस के बीच हुआ था और क्यों हुआ था। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया, तो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव जो था 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। पहली बार पाकिस्तान की जो मांग की गई थी वो की थी 1940 में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में की गई थी पाकिस्तान की मांग। क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत में आया था, ठीक है। अगला देखते हैं। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक जो वार्ताकार थे वो जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद थे। आगे देखते हैं गोलमेज सम्मेलन दिए हैं और वर्ष दिए हैं। तो जो अगर इसकी ट्रिक देखें तो पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा और तीसरा ऐसे याद करिएगा। तो पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। तो डेट याद करनी है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो 12 नवंबर हुआ था 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को। तो अगर आपको डेट याद नहीं है तो पहले आप वर्ष याद कीजिए, उसके बाद अगली वीडियो में डेट भी याद कर लीजिएगा, रिपीट करेंगे जब आप रिवीजन के तौर पे। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। कैबिनेट मिशन भारत आया, तो जो कैबिनेट मिशन भारत आया था वो आया था 1946 को, ठीक है। और मार्च 1946 की बात कर रहा है। संविधान सभा के निर्माण हेतु आया था कैबिनेट मिशन, ठीक है। इसके जो सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टेबिट क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। इसमें इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है स्टेफेट क्रिप्स, ठीक है, इन्हीं के नाम पे क्रिप्स मिशन में आया था। तो माउंट बेटन योजना, तो 3 जून 1947 की जो योजना है उसे माउंट बेटन योजना है, माउंट बेटन घोषणा के तौर पे आया, तो ये आएगा 3 जून 1947 को, ठीक है। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया, तो जो ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को जो प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था 4 जुलाई 1947 को, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकार किया गया, तो प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को, स्वीकार किया गया था 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। 4 जुलाई से 18 जुलाई को स्वीकार किया गया था ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को। तो देख लेते हैं, एक साइड हमें आंदोलन दिए हैं, प्रभावी क्षेत्र दिए हैं और वर्ष दिए हैं। तो संथाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सन्यासी विद्रोह, तो सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल क्षेत्र में हुआ था और 1700 से 1800 के वर्ष के मध्य हुआ था, ठीक है। फकीर विद्रोह हुआ था बंगाल में और 1776 से 1777 तक चला था। पालीगारो विद्रोह हुआ था तमिलनाडु में 1799 से लेकर 1801 तक चला था। भील विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट पे, ठीक है, 1825 से लेके 1831 तक। रामोशी विद्रोह पश्चिमी घाट पे हुआ था 1822 से लेकर 1829 तक। अहोम विद्रोह हुआ था असम में 1828 में। कोल आंदोलन इंपॉर्टेंट है, कोल आंदोलन पूछा जाता है, ठीक है। कोल आंदोलन और बहावी आंदोलन, संथाल आंदोलन इंपॉर्टेंट है। तो जो कोल आंदोलन हुआ था वो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था 1831 से लेकर 1832। बहावी आंदोलन हुआ था बिहार उत्तर प्रदेश में 1831 में। संथाली विद्रोह हुआ था बंगाल एवं बिहार क्षेत्र में 1855 से लेकर 1856, इंपॉर्टेंट है। नील विद्रोह हुआ था 1859 से 1860 बंगाल बिहार के एरिया में। रंपा विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश में, ठीक है, 1879 से लेकर 1922 तक।
मुंडा विद्रोह इंपॉर्टेंट है। और मुंडा जनजाति झारखंड से संबंधित है, ठीक है। मुंडा जनजाति, तो जो मुंडा विद्रोह हुआ था वो हुआ था झारखंड में 1899 से लेकर 1900 तक। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में, इंपॉर्टेंट है मोपला विद्रोह भी। तो संताल, नील और मुंडा और मोपला इंपॉर्टेंट है अभी इसमें। और बहावी आंदोलन भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो हमने 50 MCQ देख लिए हैं और अपना एक लंबा सा टॉपिक डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही। तो वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अगली वीडियो के लिए। तो ठीक है गाइस, पढ़ते रहिए, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू।